नमस्कार साथियों। आज राज्य व्यवस्था की इस नई कक्षा में हमारा मुद्दा है पार्लियामेंट यानी संसद। जो संसद चैप्टर है वो संविधान के भाग 5 में है, आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक। अब ये बहुत लंबा है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो भी संसद में शामिल है। मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर हर बड़ी से बड़ी चीज़ इसमें शामिल है। तो हम संसद को पूरा तो एक बार में कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसके नोट्स मेरे ख्याल से 25 से 30 पन्ने के हो जाएंगे। तो हम इसे टुकड़ों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज मैंने संसद के जो तीन भाग होते हैं, एक तो हम कर चुके हैं, राष्ट्रपति हम कर चुके हैं, अब बचा लोकसभा और राज्यसभा। तो आज लोकसभा और राज्यसभा की ही क्या स्थिति है, सदस्य संख्या क्या उसके कार्य हैं, किस प्रकार वो फंक्शन करती है, जो भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं वो मैंने आज शामिल करी हैं। तो आज हम लोकसभा और राज्यसभा को समझेंगे। बाकी जो इनके पीठासीन अध्यक्ष आएंगे, बजट प्रस्तुत करने का तरीका, जो सेशन होते हैं, संसद के सत्र को विघटित करना, आहूत करना, सत्रावसान करना, ये सारी चीज़ें आगे की क्लासेस में हम सीखते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा को समझना। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं संसद के हमें पता है कि कितने भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं, जिसमें एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम समझ चुके हैं, आपको इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। सबसे पहले हम संसद में संसद क्या है, संविधान के भाग 5 में है। ये टोटल जो केंद्रीय व्यवस्था है ना, जिसमें कार्यपालिका, फिर विधायिका आती है, फिर न्यायपालिका है, वो भाग 5 में ही है। ठीक है, आर्टिकल 151 तक है मेरे ख्याल से, जिसमें अंत में हम लोग कैग को पढ़ते हैं ना, 148 से लेकर 151 आर्टिकल तक। उससे पहले हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे 124 तक। उससे पहले हम 123 में अध्यादेश पढ़ते हैं राष्ट्रपति का। उससे पहले ये संसद ही पढ़ लिया हमने 79 से 122 तक। उससे पहले हमने केंद्रीय कार्यपालिका को पढ़ा था, जहां हमने 52 में राष्ट्रपति से लेकर 78 तक जो मंत्री परिषद तक के प्रावधान थे वो देखे थे। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 में अब हम पढ़ने जा रहे हैं विधायिका को। विधायिका कहां से के जो आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक। अब आर्टिकल तो आपको खुद याद करने पड़ेंगे क्योंकि वो बहुत छोटी चीज़ें हो जाएंगी। मैं वो सारी चीज़ें शामिल करूंगा तो फिर वो समझने वाली क्लास नहीं रहेगी, ये फिर फैक्ट वाली रहेगी। जैसे लोकसभा का आर्टिकल क्या है, राज्यसभा के आर्टिकल क्या हैं, और फिर संसद सत्र आहूत करने का कौन सा आर्टिकल है, ये सभी चीज़ें। मतलब तो ये चीज़ें आप अपने स्तर पर देखने का प्रयास जरूर करते रहिएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं राज्यसभा की संरचना को। तो देखिए, जो राज्यसभा है उसकी संरचना में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि उसकी संरचना में जो उसकी मैक्सिमम जो सदस्य संख्या वो कितनी है और वर्तमान में कितने उसमें अभी शामिल है। ठीक है, तो राज्यसभा की संरचना में अगर हम अधिकतम उसकी सदस्य संख्या देखें तो आप क्वेश्चन को समझ के करिए। अगर वो अधिकतम पूछे यानी राज्यसभा की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, तो वो 250 सदस्य हो सकते हैं, उसमें 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 234 तो आएंगे राज्यों से, जो राज्य हैं वहां से आएंगे 234। 4 आएंगे जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज है ना, जो संघ शासित प्रदेश, वहां से आएंगे, और 12 का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। हमने पढ़ा था ना, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करके भेजता है, कला, साहित्य, समाज और विज्ञान के क्षेत्र से। ये 4 क्षेत्र पढ़े थे हमने। तो इन मैक्सिमम संख्या है 250, उसमें से 234 राज्यों से आएंगे, 4 यूटीज से आएंगे और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब ये तो मैक्सिमम है। अब अभी क्या स्थिति है वो देखें। अब क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम बनने के चांसेस रहेंगे वो अभी पर ही बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम को भी याद रखिए। जो डिवीजन है ये तो फिर थोड़ा अगर क्वेश्चन हाई लेवल का आ गया तो इसलिए आपको याद करनी चाहिए। बाकी जो मैक्सिमम यूटिलिटी है उसको याद जरूर करिएगा। अगर मैं वर्तमान सदस्य संख्या की बात करूं तो वर्तमान में है इसमें से हमारे पास 245 245 है। 250 तो मैक्सिमम है, वर्तमान में 245 है। उसमें से जो राज्यों के 234 थे ना ऊपर, लेकिन 234 होने चाहिए थे मैक्सिमम, लेकिन अभी 229 ही हैं राज्यों से, यानी 5 ये कम यही हो गई, बाकी सेम है। संघ शासित क्षेत्रों से 4 होने चाहिए, 4 हैं भी, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने चाहिए, वो मनोनीत हैं भी। तो वर्तमान में 245 हैं, उसमें से 229 राज्यों से हैं, 4 संघ शासित प्रदेशों से हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। और राष्ट्रपति के वो क्षेत्र याद रखने आपने जहां से वो इन्हें मनोनीत करता है, जैसे कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, ये 4 क्षेत्र है ना, तो ये 4 क्षेत्र भी आपको याद करने हैं। ठीक है, तो इतना तो आ गया। राज्यसभा की संरचना हमें पता चल गई कि अच्छा ऐसे होते हैं, इतने लोग यहाँ से आते हैं। और राज्यसभा में जो लोग जाते हैं ना, जो सदस्य जाएंगे, उन्हें हम चुनते हैं, जनता चुनती है नहीं, वो अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होते हैं। यानी जो हमने अपने राज्यों में विधानसभाओं में चयनित लोग भेजे हैं ना, वही आगे राज्यों से का तात्पर्य यही है
कि जो हमने अपने अपने राज्य में विधानसभा में सदस्यों को भेजे हैं वही लोग कुछ लोगों को चुनकर फिर वहां भेजेंगे। संघ शासित प्रदेशों में भी कुछ राज्य जो उनकी राज्य विधानसभाएं हैं वहां लोग चुने हुए हैं वही अपने में से 4 लोगों को चुनकर भेजेंगे, बाकी बार राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो राज्यसभा की जो निर्वाचन प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण प्रणाली कहते हैं जिसे हम। अब ये समझना एक बहुत टेक्निकल चीज है, मतलब क्योंकि पहले यहाँ से वोट फिर वहां ट्रांसफर करो, तो वो अगर कभी मुझे लगेगा कि समझाना चाहिए उससे भी क्वेश्चन बन देंगे, मतलब इतने डीप, तो फिर हम उसे भी कोशिश करेंगे कभी समझने की, ठीक है। तो देखिए ये हुई राज्यसभा की संरचना। अब हम देखते हैं जो लोकसभा की संरचना है। लोकसभा की संरचना की बात की जाए तो इसमें भी अधिकतम सदस्य संख्या है 552। इसमें अध्यक्ष अधिकतम सदस्य होंगे, लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552, लेकिन वर्तमान में कितने, वर्तमान में है 543, 543 वर्तमान में है 543। अब ये 543 आए कहां से, इसमें से 530 तो आए राज्यों से, 530 आए राज्यों से, और 13 आए संघ राज्य क्षेत्रों से, जो यूटीज हैं वहां से 13 आए। इसका तात्पर्य कि लोकसभा के चुनाव हुए, ठीक है, उसमें हर राज्यों की सीटें होती हैं। जैसे उत्तराखंड की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, ऐसे ही हर राज्य में लोकसभा की सीटें हैं। वहां से चुन के जो लोग जाएंगे, हम अब लोकसभा के जो निर्वाचन प्रणाली है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जिन लोगों को हम चुनेंगे वही यहां जाएंगे। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जो पहले से हमने राज्य विधानसभाओं में चुने वो वहां राज्यसभा के लिए कुछ सदस्यों को चुनेंगे, लेकिन जो लोकसभा है उसकी निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जो राज्यों में सीटें हैं लोकसभा की हम उन्हें चुनेंगे वही लोकसभा में जाएंगे, ठीक है। तो 530 तो गए राज्यों से, 13 गए संघ राज्य क्षेत्रों से, तो 552 होने चाहिए थे, अभी हैं 543। अब जो अधिकतम सदस्य संख्या है यह भी 552 से 550 हो चुकी है। क्यों, अब इसको हम देखें। 552 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एंग्लो इंडियन को उन्होंने पहले हटा तो दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, लेकिन जो सदस्य संख्या है वहां से नहीं रिमूव किया। अगर ऑप्शन में आपको 552 नहीं दिखे तो जरूर से 550 ही लगाना चाहिए आपको, दोनों दिखे तो फिर 550 ही लगाना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये 550 क्यों हुआ, देखिए पहले क्या होता था, जो 2 सीटें थी ना वो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थी। एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं ना, जो उनके लिए 2 सीटें आरक्षित थी। लेकिन जो 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया इसने यह आरक्षण बंद कर दिया, यानी अब लोकसभा में या फिर जो राज्य विधानसभाएं होती, राज्य विधानसभा में 1 सीट होती थी एंग्लो इंडियन के लिए। पहले उत्तराखंड में 71 थी ना, अब 70 हो गई है, क्योंकि एक उसके लिए जो एंग्लो इंडियन के लिए थी वो हट गई। ऐसे ही जो लोकसभा थी वहां भी 2 सीटें आरक्षित थी, लेकिन अब वो आरक्षण बंद कर दिया गया है। तो जो 552 थे अब वो 585 बचे। यहां पे भी पहले 545 थे, अब 543 ही बचे, क्योंकि वो 2 सीटें अब आरक्षित नहीं रहेंगी। समझे, ये आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जरूर से याद रखना है कि जो तो एंग्लो इंडियन थी के लिए जो आरक्षण दिया गया था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया, 104 में से, ठीक है। इसलिए अब जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो है 543, जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 550, ठीक है, याद कर लोगे ये भी, ठीक है। अभी रिवीजन के दौरान हम फिर से आएंगे यहाँ। अब देखिए हम राज्यसभा की जो संरचना है उसको तो हम देख चुके हैं, अब उसकी कार्यावधि और उसकी जो चुनाव प्रणाली है उसके मामलों में कुछ बातें जानते हैं। राज्यसभा पहले बार स्वतंत्र भारत में पहली बार कब स्थापना हुई इसकी, 1952 में स्थापना हुई। राज्यसभा के तौर पर पहली बार राज्यसभा स्वतंत्र भारत में 1952 में स्थापित की। इसके जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, उनका कार्यकाल है 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। पहली बार 1952 में स्थापित, कार्यकाल है 6 वर्ष का, और इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य का तात्पर्य यानी 3 हैं सदस्य, तो उसमें से हर एक व्यक्ति हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होगा, यानी हर 2 वर्षों में 1/3 चले जाएंगे और 1/3 नए आएंगे, ठीक है, आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे। इसीलिए इसे हम निरंतर चलने वाली संस्था है। जो राज्यसभा है वो कभी भी विघटित नहीं होती है, क्योंकि 1/3 सदस्य जा रहे हैं तो 1/3 आ रहे हैं, तो ये विघटित नहीं होती है। इसलिए ये ध्यान रखिए, कौन सी संस्था निरंतर चलती है जिसका विघटन नहीं होता है, तो वो है राज्यसभा। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यानी आज इस वर्ष सेवानिवृत्त हुए हैं तो फिर 1 वर्ष को छोड़ के अगले वर्ष सेवानिवृत्त होते रहेंगे 1/3 लोग, ठीक है। और मैंने बता दिया यहाँ जो चुनाव प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। क्या होता है मैंने बता दिया, चुने हुए लोग ही आगे चुनेंगे। तो देखिए राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और निरंतर चलने वाली संस्था। निरंतर चलने वाली संस्था का भी आप तात्पर्य समझ गए, यानी विघटित नहीं होगी। चलो अब हम देखते हैं लोकसभा के बारे में कुछ। लोकसभा में क्या होता है फिर, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष,
5 वर्ष ही होता है मैक्सिमम जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव अभी होने वाले हैं जो 2024 में। लास्ट टाइम कब हुए थे? 2019 में हुए थे। उससे पहले कब हुए थे? 2014 में हुए थे। उससे पहले 2009 में हुए थे। अब कोई जो लोकसभा का सत्र है, लोकसभा का जो क्रम है, मतलब जो भी कह सकते हैं, अगर वो पहले विघटित हो गया तो कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। लेकिन जो आम चुनाव में जो आम कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष ही होता है। अगर पहले विघटित हो गई तो फिर तो कम हो सकती है। लेकिन जो ऐसा तो राज्यसभा में भी हो सकता है कि कोई सदस्य पहले अयोग्य साबित हो सकता है या निरह, उसकी जो भी योग्यताएं हैं वो खारिज की जा सकती हैं, तो उसका भी तो सदस्य, उसकी भी तो जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष से कम हो सकता है। लेकिन जो अमूमन कार्यकाल है राज्यसभा में 6 वर्ष है, लोकसभा में 5 वर्ष है। और खास बात ये निरंतर नहीं चलती है, निरंतर चलने वाली संस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष बाद हर बार ये विघटित होगी, फिर नए चुनाव होंगे। हम देखते हैं ना लोकसभा 5, अब जो ये लोकसभा का अभी चल रही है 17वीं, अब ये पूरी तरह से विघटित होगी, फिर 18वीं लोकसभा नहीं आएगी। एक बार पूरी विघटित होगी फिर नहीं बनेगी। लेकिन राज्यसभा में ऐसा एक तिहाई सदस्य जाते रहते हैं और एक तिहाई सदस्य आते रहते हैं हर 2 वर्ष में। ठीक है, तो लोकसभा निरंतर नहीं चलती है, 5 वर्ष से उससे पहले विघटित हो सकती है। मैंने बताया था अगर प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति को कह सकता है अपने पद से इस्तीफा देकर पूरी लोकसभा को विघटित कर सकता है। मैंने बताया था ना प्रधानमंत्री में ये, और राष्ट्रपति में भी बताया था कि अगर प्रधानमंत्री सलाह दे तो राष्ट्रपति लोकसभा को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भी विघटित कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा निरंतर नहीं चलती है, यह भी हुआ। और जब इमरजेंसी लागू होती है ना, उस दौरान जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है, और कितने ही बार बढ़ाया जा सकता है यानी, लेकिन एक बार में जब बढ़ाने की प्रक्रिया होगी तो उस दौरान 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। फिर वो 1 वर्ष के लिए बढ़ गया, फिर और आपातकाल लागू है, फिर और प्रस्ताव आया, फिर एक बार में 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया, फिर आपातकाल लागू है, फिर 1 वर्ष में एक बार 1 वर्ष और बढ़ा दिया, यानी हर बार एक ही वर्ष बढ़ाया जाएगा। लेकिन कितनी ही बार ये बढ़ाया जा सकता है, मतलब जब तक आपातकाल लागू है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद ये जो कार्यकाल बढ़ाया गया है ये 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, ये 6 महीने वाला आपको जरूर से याद रखना है। मैंने क्या कहा, आपातकाल अगर लागू है तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है, और कितनी ही बार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि आपातकाल समाप्त हो चुका है, इमरजेंसी खत्म हो चुकी है, तो उस दौरान जो कार्यकाल बढ़ाया गया था वो आपातकाल खत्म होने के 6 माह से अधिक नहीं चलेगा। बस 1 माह, एक वर्ष चलना चाहिए था, लेकिन आपातकाल समाप्त हो गया तो वो 6 माह ही चलेगा। यह आपको जरूर से याद रखना है। तो लोकसभा में क्या क्या देखा हमने, यहाँ के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, ये निरंतर नहीं चलती है, 5 वर्ष या उससे पहले विघटित हो सकती है, और आपातकाल की स्थिति में कार्यकाल इसका 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें भी हमने याद करी। ये हुआ राज्यसभा और लोकसभा के जो जो प्रोविजन थे वो। अब हम देखते हैं संसद सदस्यों की योग्यताओं के बारे में जानते हैं। संसद सदस्य यानी राज्यसभा वो लोकसभा के सदस्य। ठीक है, अगर इनकी योग्यता को देखें आयु के आधार पर मैंने यहाँ पे बताया है, बाकी जो अन्य टेक्निकल चीजें हैं वो मैंने नहीं शामिल करी है। ठीक है, योग्यता यानी राज्यसभा में अगर आपको जाना है तो आपकी पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये चीजें तो अमूमन हम कॉमन सेंस से लागू कर सकते हैं ना, तो वो मैंने शामिल नहीं करी है। ठीक है, राज्यसभा हेतु आयु है 30 वर्ष। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो राज्यसभा में आप जा सकते हैं, बशर्ते अन्य चीजें शामिल होनी चाहिए। चुनाव होंगे, आपको निर्वाचित होना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं जा सकते। मतलब 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी है और प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी है। तो राज्यसभा हेतु 30 वर्ष, लोकसभा हेतु 25 वर्ष। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ दो महत्वपूर्ण टेक्निकल चीजें हैं, आपको ध्यान से ये देखनी। जो संसद सदस्य है ना, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, इनकी जो भी निरर्हताएं हैं यानी जो अयोग्यताएं होती हैं, उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न उठेगा तो उस पर अंतिम फैसला कौन देगा? उस पर अंतिम फैसला होगा जो राष्ट्रपति का होगा। संसद सदस्यों की निरर्हताओं संबंधित यानी अयोग्यताएं कहते हैं, जो भी प्रश्न उठेंगे उन पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। इतना क्लियर। और अब हमने पढ़ा है एक 85वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 में बना था, दल बदल विरोधी अधिनियम कहते हैं ना, दल बदल को रोकने के लिए। तो अगर दल बदल के अनुसार अगर कोई संसद सदस्य निरर्ह घोषित होता है, अयोग्य घोषित होता है, तो उसके मामले में फैसला सुनाएंगे जो पीठासीन अध्यक्ष होंगे। यानी लोकसभा में होगा वो सदस्य तो उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देगा, और राज्यसभा का सदस्य होगा वो तो उसका निर्णय राज्यसभा सभापति देगा। यहां पर राष्ट्रपति नहीं देगा। इसीलिए मैंने दोनों चीजें शामिल करी हैं साथ में। अगर दल बदल के आधार पर कोई संसद सदस्य अयोग्य घोषित होता है तो उसके संबंध में निर्णय लेंगे जो पीठासीन अध्यक्ष होंगे। यानी वो सदस्य लोकसभा का है तो उसका दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित है तो उसके संबंध में निर्णय लेंगे लोकसभा अध्यक्ष।
और अगर वो सदस्य राज्यसभा का है और दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हुआ है तो उसके संबंध में निर्णय लेंगे राज्यसभा के सभापति। बाकी अन्य मामलों में जो भी निरहरताएं वाले फैसले होंगे उनके मामले में फैसला लेंगे राष्ट्रपति। अब ये आपको अच्छी तरीके से याद करना ही है यहाँ पे, ठीक है, तभी मैंने दोनों को साथ में ही शामिल किया, ठीक है। तो ठीक है, इतनी सारी चीजें पढ़ी, अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। फटाफट हमने पढ़ा संसद पार्लियामेंट, जिसके 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हम पहले कवर कर चुके हैं। हमने स्थिति देखी इसकी कि पहले कार्यपालिका आई 52 से लेकर 78 तक, फिर हम अभी विधायिका पढ़ रहे हैं 79 से लेकर 122 तक। उसके बाद हम 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश आएगा, फिर न्यायपालिका पढ़ेंगे 124 से 147 तक, फिर हम कैग पढ़ेंगे 148 से 151 तक। उसके बाद हम राज्य की जो व्यवस्थापिका है उस पर जाएंगे। तो हमने यहाँ पर संविधान के भाग 5 में विधायिका पढ़े थे अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक। फिर हमने राज्यसभा की संरचना देखी, अधिकतम सदस्य देखे 250 हैं, उसमें से 234 हैं राज्यों से, 4 हैं यूटीज से, 12 हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अब एक बार फिर से आप बताइए मुझे कि ये जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो कौन कौन से क्षेत्रों से करता है। अगर आप कमेंट में लिखेंगे ये तो आपको लिखने से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, ठीक है, और दूसरे लोग भी देख लेंगे उसे, ठीक है। वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से राज्यों से 229 हैं, यूटीज से 4 हैं और राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत किए गए। फिर हमने लोकसभा की संरचना देखी, अधिकतम सदस्य 552, लेकिन अब 550 हो चुके हैं क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन हट चुके हैं। वर्तमान सदस्य 543, 530 राज्यों से, 13 संघ राज्य क्षेत्रों से। पहले क्या था, 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, उसने यह आरक्षण बंद कर दिया। तो अब एंग्लो इंडियन के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं होती है, न केंद्र में न राज्यों में। राज्यसभा में हमने देखा पहली बार स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में स्थापित हुई। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं। चुनाव प्रणाली इसकी अप्रत्यक्ष थी, यानी चुने हुए लोग ही इसके लिए सदस्यों को चुनते हैं, और यह एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यह विघटित नहीं होती है। फिर हम लोकसभा में आए। लोकसभा में हमने देखा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह निरंतर नहीं चलती, हर 5 वर्ष में या फिर उससे पहले भी इसका विघटन हो सकता है। आपातकाल की स्थिति में कार्यकाल इसका एक बार में 1 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है और कितनी ही बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर जब आपातकाल समाप्त होता है तो किसी भी स्थिति में वो बढ़ाया गया कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं होगा, 6 माह में वो समाप्त हो जाएगा। फिर हमने संसद सदस्यों की योग्यताएं देखी आयु के आधार पर। राज्यसभा में आपको जाना है तो 30 वर्ष आयु चाहिए, लोकसभा में आपको जाना है तो 25 वर्ष आयु चाहिए। फिर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु क्या है और प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु क्या है, तो आप इसे जरूर लिखिए। फिर हमने देखा संसद सदस्यों की निरहरताएं 2 प्रकार की होते हैं, एक होती है दल बदल के आधार पर, एक होती है उसके अन्य मामलों पर। तो जो अन्य मामले हैं यानी संसद सदस्यों की निरहरताओं संबंधी जो भी अन्य मामले हैं उन पर अंतिम फैसला सुनाता है राष्ट्रपति। लेकिन दल बदल के आधार पर कोई संसद सदस्य निरह घोषित है तो उस पर फैसला सुनाएगा पीठासीन अध्यक्ष, यानी लोकसभा के मामले में फैसला सुनाएगा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के मामले में फैसला सुनाएगा राज्यसभा सभापति। तो ये सारी चीजें थी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।